हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 40। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होली की परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों का होली अच्छे से बीते। और होली के शुभ अवसर पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। यानी आप घर जा रहे होंगे, कुछ लोग घर पे होंगे, होली की तैयारी कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे आपको समय मिले तो मैं आज प्रैक्टिस सेट 40 टीजीटी पीजीटी यानी हम कह सकते हैं ऑल टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वह हम कह सकते हैं बीपीएससी टीआर 4 हो या ईएमआरएस हो या केवीएस हो या एनबीएस हो, या हम कह सकते हैं राजस्थान का जो पीटीआई एग्जामिनेशन है, यानी इंडिया में किसी भी लेवल का फिजिकल एजुकेशन से नेट हो या जेआरएफ हो, बहुत ही हाई लेवल और लो लेवल दोनों तरह के प्रश्नों का संग्रह है। हमें 20 दिन लग गया इस प्रश्न को सोचने में और समझने में और इसका संग्रह करने में। तो आइए, बहुत ही मजेदार यह आपका क्लास होगा और बिना समय गंवाए आप अध्ययन करिएगा। ऑपरेशन बैडमिंटन, इसका जो नाम है ऑपरेशन बैडमिंटन, यानी केवल बैडमिंटन से रिलेटेड आपकी इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, कुछ हम आज नया पढ़े हैं। तो आइए, समय न गवाते हुए आइए प्रश्नों के तरफ चलते हैं और पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। मैं कहता हूं कि शादी विवाह न्योता हकारी दुनियादारी खेती बाड़ी और दुनिया भर की जिम्मेदारियों से दूर होइए और शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध के समय खून की बचत करती है। जब आपका असली युद्ध आता है बुढ़ापा, और यह है आपका शांति के समय। तो आइए, होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं आपको ऑपरेशन बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखते हैं, बैडमिंटन की शुरुआत हम करते हैं कि विश्व बैडमिंटन फेडरेशन, यानी हम कह सकते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? 1934 में। सब लोग जानते हैं। हालांकि जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो उन बातों को भी बताने का प्रयास करूंगा जो आप जानते हैं। और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है। इसके पहले कहीं और था, लेकिन याद देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना, यानी हम सकते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना, यानी हम कह सकते हैं वर्ल्ड और इंडिया दोनों की स्थापना 1934 यानी 1934 में हुआ था। और भारत में बैडमिंटन का जो सर्वप्रथम अंग्रेज द्वारा पूरे महाराष्ट्र में खेला गया था, इसलिए इसे पूना के भी नाम से जानते हैं इस खेल को। यानी बैडमिंटन का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है और प्रथम क्लब 1873 बाथ इंग्लैंड कप के रूप में यह स्थापित हुआ था। 1948 में विश्व चैंपियनशिप पुरुष थॉमस कप की शुरुआत हुई। 1957 में विश्व चैंपियन महिला उबेर कप की शुरुआत हुई। यहां पे जरा ध्यान रखिएगा, 1948 49 भी देता है, 1956 57 भी देता है। ध्यान रखिएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर 56 57 दे रहा तो उस पर टिक लगाएंगे, 56 दे रहा 57 नहीं दे रहा तो 56 पे लगाएंगे, और 48 दिया है 49 नहीं दिया है तो 48 पे लगा। मतलब आप देख लीजिए सिचुएशन। अभी ये तो थॉमस कप, उबेर कप, सुदीमन कप, ये इस कई बार इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक नजर में मैं सब कुछ, अब देखिए यहाँ पे बैडमिंटन का अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है। यहाँ पे एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप एक बार मानस पटल से नहीं गुजरा होगा तो। ये ऑप्शन बी है आपका, BWF, यानी हम कह सकते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। यहाँ पे बैडमिंटन का जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको BWF, और इससे पहले इसका जो नाम था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, IBF। यहाँ पे मैंने ये भी नाम दिया है IBF। हो सकता है लोग बताए इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसे 24 सितंबर 2006 में बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2006 में। काफी समय हो गया। तो हम ये प्रयास करते हैं कि प्रश्न के साथ व्याख्या करें जिससे आप कहीं से भी कोई चूक न हो पाए। आइए आगे हम चलते हैं समय न गवाते हुए। विश्व बैडमिंटन संघ BWF के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पे ऑप्शन ए सही है, सर जॉर्ज थॉमस। यानी जो जॉर्ज थॉमस विश्व बैडमिंटन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। BWF की स्थापना 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF के रूप में हुआ था, यानी IBF के रूप में हुआ था। और कौन थे? सर जॉर्ज थॉमस थे, भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी इंग्लैंड के थे। इनका इतिहास मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक्स करिए, शेयर हो सके तो करिए। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक लाइक तो जरूर बनता। ये मेरा अधिकार है आपके ऊपर कि आप मेरे चैनल को लाइक करें या हमारे वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं इसमें, क्यों मैं मुफ्त में आपकी सेवाएं देता हूं, इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूं। पुरस्कार के रूप में PDF का अगर आप खरीद लेते हैं तो वही मेरा पुरस्कार है। बैडमिंटन में सीजन के अंत में शीर्ष 8 खिलाड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? देखिएगा, ये मैंने यहाँ टेलर रखा है, इसका जो डिटेल है आगे मैं पूरा सुपर जो वर्ल्ड टूर क्या है, सुपर 500 क्या है, 100 क्या है, 300 क्या है, 750 क्या है, सभी पे इस जिक्र करेंगे। यहां पर देखिएगा, बैडमिंटन सीजन के अंत में शीर्ष 8 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कौन सा? WBF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में 8 खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं जब सीजन के अंत में, जो श्रेष्ठ होते हैं। BWF वर्ल्ड टूर के पूरे सीजन में खिलाड़ी द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर शीर्ष 8 खिलाड़ी जोड़ी क्वालिफाई करते हैं और वे सीजन के अंतिम टूर्नामेंट BWF, जिसको वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भाग लेते हैं। यह एक सीजन प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जो सीजन एंडिंग की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इसका डिटेल बहुत अच्छे से मैं लेके आया हूं, आगे मिलेगा, बहुत लंबा है। इस बैडमिंटन से रिलेटेड आपकी सारी समस्या का निदान मैं आज लेकर के आया हूं, जो आप फंस नहीं सकते हैं। पुरुषों का विश्व कप किसे कहा जाता है? इसमें पुरुषों का विश्व सब जानते हैं, ऑप्शन सी सही है, थॉमस कप को पुरुषों का विश्व चैंपियन कप भी बोला जाता है, विश्व कप कहा जाता है। संस्थापक जॉर्ज एलन थॉमस 1948-49 में, और हर 2 साल में होता है। देखिए, हर 2 उबेर कप या थॉमस कप या सुदीरमन कप, ये तीनों जो है हर 2 साल में होता है यहाँ पे। और सबसे सफल टीम इंडोनेशिया 14 बार यह खिताब जीती। कौन सा? ये थॉमस कप का 14 बार खिताब जीती है इंडोनेशिया, जहां के सुदीरमन थे यहाँ पे। दूसरा सबसे सफल टीम चीन है, जिसने 11 बार खिताब जीती है। भारत का प्रदर्शन, भारत ने 2022 में पहली बार ऐतिहासिक खिताबी जीत दर्ज की है। थॉमस कप को पहली बार भारत ने 2022 में जीता है, इसके पहले भारत ने थॉमस कप को नहीं जीता था। आइए, और ये थॉमस कप का तो देख सकते हैं कि यह कप है। आप बात करते हैं इसमें, पहला थॉमस कप विजेता जो मलाया, जिसे हम मलेशिया कहते हैं, वर्ष 1949 में, यानी पहला जो थॉमस कप जीता था वो मलेशिया का खिलाड़ी जीता था 1949 में। और यही 48-49 बात करते हैं, 49 दिए तो 49 है, 48-49 तो 48-49, अगर केवल 48 दिए 49 दिए तो 48 होता। वो कॉमन सेंस की बात है। आप देखिएगा, भारत ने पहली बार 2022 में थॉमस कप जीता लक्ष्य सेन, यानी 2022 में जो थॉमस कप जीता था भारत के कौन खिलाड़ी जीते थे? आइए देखिएगा, लक्ष्य सेन, जो किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रक्की रेड्डी की युगल जोड़ी ने अपने मैच जीतकर भारत को थॉमस कप दिलाया था। यानी ये सारे चारों खिलाड़ी हैं थॉमस कप के विजेता 2022 के। आइए हम बात करते हैं बहुत सारे यूनिक। अब मैं बात करता हूं इन प्रैक्टिस जो पीडीएफ की, ये PDF 1 है, ये PDF 2 है और ये PDF 3 है, यानी पार्ट 1 2 3 है। और तीनों में जितना भी आज तक हमने क्लास लिया, अब कुछ बात करते हैं कि भैया ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। भाई मैं क्लास लेता हूं और मैं अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया हूं, और हालांकि सब टारगेटेड है। इसमें जितने भी क्लास मैंने लिया है उस सब का बेहतरीन PDF है,
ऐसा नहीं कि जूम करेंगे तो फट जाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत स्पेशल तरीके से मैं इस पीडीएफ को बनाया हूं और इस पीडीएफ की कीमत जो है वो 100 रुपया हमने रखा है। इस पीडीएफ की कीमत हमने 100 रुपया रखा है और मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क किया हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि और कम जगह में सारा पीडीएफ आ जाए जिससे आपको फोटो स्टेट निकलवाने में सुविधा हो। तो ये है 100 रुपया में 9450 850327 पे आप संपर्क, व्हाट्सएप नंबर है, हो सकता है कॉल न लगे, ये व्हाट्सएप कॉल लगेगा। 9450 850327 पे आप संपर्क करके अगर 100 रुपया उपलब्ध कराएंगे हमको, मैं बार कोड भेजूंगा, ये तीनों बुक आपको उपलब्ध करा दूंगा और साथ में ये आपका जो एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं ये भी आपको मैं दे दूंगा। लेकिन केवल स्पेशल इसको आप खरीदना चाहेंगे तो इसी नंबर पे आप मैसेज करके हाई लिख करके आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करूँ। इसको 50 रुपया में, अगर 100 रुपया देते हैं तो सब उपलब्ध है और केवल ये चाहिए तो आपको 50 रुपया में। और जिस दिन ये भी हमारा 100 पेज का हो जाएगा तो मैं इसकी भी कीमत बढ़ा सकता हूं। आइए बात करते हैं, बाकी तो अपडेटेड मैं फ्री में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैडमिंटन की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है ये भी आप जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो बैडमिंटन की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसे 1899 इंग्लैंड में शुरू किया गया था। इसे बैडमिंटन का विंबलडन भी कहा जाता है। जैसे टेनिस का विंबलडन होता है उसी तरह से बैडमिंटन का जो विंबलडन होता है वो कौन सा होता है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन हम कह सकते हैं कंपटीशन, जो 1899 इंग्लैंड में ये शुरू हुआ था। सुदीरमन कप किसके नाम पर है, सुदीरमन कप किसके नाम पर है, तो यहां पे देखिएगा इंडोनेशियाई बैडमिंटन संघ के स्थापक हैं, नहीं संस्थापक हैं, इंडोनेशियाई बैडमिंटन संघ के संस्थापक हैं सुदीरमन। यहां पे देखिएगा इंडोनेशियाई बैडमिंटन संघ के संस्थापक। थॉमस कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है जिसका नाम थॉमस कप, संस्थापक सर जॉर्ज थॉमस, ये हमने दे दिया है। मतलब ये जो सुदीरमन जी है वो संस्थापक है, इसलिए सुदीरमन कप इन्हीं के नाम पर पड़ा, ये इन्हीं के नाम पर पड़ा। और यह मिश्रित युगल टूर्नामेंट है, मिश्रित। अभी आपका इसकी में जिक्र करेंगे। यह देखिए आधुनिक बैडमिंटन के नियम 13 सितंबर 1893 को पहली बार कहां प्रकाशित किए गए थे, यानी 1893 में पहली बार बैडमिंटन का जो नियम प्रकाशित हुआ वो कहां से किया गया था, तो ऑप्शन बी है 6 बेवरली ग्रोव, जो डनबार हाउस और पोर्ट समाउथ, ये वहीं से ये इसका प्रकाशन हुआ था। ये जो है इंग्लैंड में है, यहीं से ये प्रकाशन हुआ था इसका। जैसे देखिए 6 जो बेवरली ग्रोव डनबार हाउस में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड BAE की स्थापना हुई और यहीं पहली बार आधुनिक बैडमिंटन के नियम प्रकाशित किए गए। कर्नल SSC डाल्वी के इस घर को आधुनिक बैडमिंटन का जन्म स्थान माना जाता था। कर्नल SSC डाल्वी के घर में इसकी शुरुआत हुई, इसलिए बैडमिंटन का घर भी इसको माना जाता है। आइए बात करते हैं, यदि किसी खिलाड़ी का स्कोर सम, देखिएगा सब जानते हैं लेकिन जो बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं होंगे वो नहीं जानते हैं, फंस जाएंगे। खिलाड़ी का स्कोर सम जैसे 2, 4, 8, 6, 12 सम इवन हो तो सर्विस किस कोर्ट से करेगा। आप देखेंगे ऐसे कोर्ट बना है आपका, जैसे कोर्ट बना है, कोर्ट बना है, यहां से भी है ये आपका, तो कोर्ट बना है तो क्या पूछ रहा है, सम मतलब बराबर, कहां से करेगा, तो दाएं कोर्ट से करेगा, दाएं कोर्ट से। जैसे हमारे इधर का क्या है, ये दाएं है, इधर करेगा। अगर इधर है तो ये दाएं है तो इधर करेगा। मतलब जी अगर हमारा सम है, मेरा सम है 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 18 है, 20 है, तो मैं राइट कोर्ट से सर्विस करूंगा। सम होने पर राइट कोर्ट से सर्विस करूंगा। लेकिन अगर इवन नहीं है, हम कह सकते हैं कि अगर विषम है तो लेफ्ट कोर्ट से। आइए मैं यहां पे बैडमिंटन के नियम की आधुनिक
अनुसार यदि किसी खिलाड़ी का स्कोर सम है इवन 0-2-4 हो तो वह दाएं राइट कोर्ट से सर्विस करता है। बैडमिंटन जो यदि स्कोर विषम है, ओड है, 1-3-5 है, तो सर्विस बाएं कोर्ट से करेगा। सिंपल सी बात है कि सम है तो दाएं से, अब विषम है तो बाएं से। सम है तो दाएं से, अब विषम है तो बाएं से। या इस कोर्ट का सम हो या इस कोर्ट का सम हो, या इस कोर्ट का विषम हो या इस कोर्ट का विषम हो। तो जहां पे अब सर्विस से रिलेटेड अगर पूछे कि गहराई से नहीं जाएंगे तो मेरे बड़े भाई आप फंस सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं डबल्स खेल में यदि सर्विस करने वाली टीम का स्कोर सम इवन हो तो सर्विस किस कोर्ट से खेली जाएगी। वही चीज है, हमने डबल और सिंगल की बात नहीं की थी। हमने सोचा कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में डबल दे दे तो आप कंफ्यूज हैं। तो डबल हो या सिंगल हो, डबल हो या सिंगल हो, अगर आप सम है तो राइट कोर्ट से और विषम है तो लेफ्ट कोर्ट से। हमने यहां देखे डबल्स और सिंगल दोनों में यदि स्कोर यह सम 0-2-4-6 है तो सर्विस दाएं कोर्ट से की जाती है। यदि स्कोर विषम 1-3-5-7 है तो बाएं कोर्ट से की जाती है। क्लियर हो गए होंगे। तो क्या लगाए हम, बी लगाए हैं, दाएं कोर्ट से। आपको मैं बताऊं कि मैं क्लियर कर दूंगा आज बैडमिंटन, आप जीवन में फंसने वाले नहीं हैं। हम इस तरह से मतलब मेहनत करके आपके लिए, मैं आपके लिए ले आया हूं, मुझे तो कुछ करना नहीं है। अब यहां पे देखिए, यदि सर्वर सर्विस करते समय निरंतर गति जो कंटिन्यू मोटी नहीं रखता है और रुक रुक कर सर्विस करता है तो इसे क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा। स्वाभाविक है, रुक रुक तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसको ऑप्शन बी है, फॉल्ट कहा जाएगा। यहां पे सर्विस की क्रिया एक सतत जो कंटिन्यूस गति में होनी चाहिए। यदि सर्वर रुक रुक कर धोखे से सर्विस करता है तो वह फॉल्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, फॉल्ट माना जाएगा। आइए बात करते हैं और आगे, डबल्स में सर्विस प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन सा होता है। डबल्स में जो सर्विस प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन होता है, इसमें देखिएगा ऑप्शन बी है, जो सामने की विकर्ण जो डायगोनल स्थिति में खड़ा होता है वही सर्विस प्राप्त करता है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए आपका है ये है, मान लीजिए एक बात करते हैं, ये क्या कर रहा है, डबल्स में सर्विस प्राप्त करने वाला, डबल्स में ये भी हो जाएगा भाई, डबल्स में सर्विस प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन सा होगा। यहां करता है तो विकर्ण में ये दो खिलाड़ी होंगे भाई, एक खिलाड़ी होगा एक खिलाड़ी होगा। ऐसा नहीं कि ये करेगा तो ये प्राप्त करेगा, ये सर्विस करता है तो उसको ये प्राप्त करेगा, ठीक है। अगर ये सर्विस करता है तो ये प्राप्त करेगा, यानी विकर्ण जिसको हम डायगोनल कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। विकर्ण दिशा डायगोनल कोर्ट सर्विस हमेशा तिरछी या विकर्ण दिशा में दी जाती है। सर्वर जिस कोर्ट दाएं बाएं में सर्विस करता है उसके ठीक सामने वाले विकर्ण कोर्ट में खड़ा खिलाड़ी ही सर्विस प्राप्त कर सकता है। एक चीज और बता दें, अगर ये सर्विस करता है और जहां जाके गिर जाता है तो वह पॉइंट सर्विस करने वाला का नहीं बनेगा, क्योंकि यहां नहीं गिरना चाहिए, इसको इसमें गिराना होगा। ये सर्विस करता है इसमें गिराना होगा। ये ध्यान रखना, ये किस तरह से पूछता भाई, अगर आप जानकारी है तो आप चाहे जिस तरह से पूछो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। तो ये देखते हैं और आगे चलते हैं। लंबा है, समय का इंतजार करना होगा। हर प्रश्न बहुत ही जबरदस्त संग्रह है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। फास्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, तेजी से चलेगा। चूंकि हम तेजी से बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप तेजी से करके आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि सर्विस करने वाला खिलाड़ी दाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है तो शटल विरोधी टीम बाएं लेफ्ट सर्विस कोर्ट में गिरती है तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। यहां पे देखिएगा, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। मान लीजिए क्या कहे, यदि सर्विस करने वाला खिलाड़ी दाएं, हमारा दाएं है, यहां से सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है तो शटल विरोधी के कहा बाएं,
तो भाई विरोधी के बाएं तो यही होगा ना। ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां हूं, अगर उधर से खड़ा हूं तो यहां खोला हूं तो क्या हो जाएगा, ये बाएं होगा ना। ध्यान से, विकर्ण की बात मैंने कहा, इसलिए मैं थोड़ा सा और घुमाया। सर्विस करता शटल विरोधी के बाएं लेफ्ट सर्विस कोर्ट में गिरती है तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अभी तो मैंने बताया। तो ये आपका है ऑप्शन सी, फॉल्ट माना जाएगा। अंक विरोधी टीम को मिलेगा, अंक विरोधी टीम को मिलेगा, अंक विरोधी टीम को मिलेगा। यह करता तो यहां गिरना चाहिए, यह करेगा तो यहां गिरना चाहिए, विकर्ण। तो यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप किस तरह से पूछता है, बैडमिंटन में सर्विस हमेशा विकर्ण कोर्ट में की जानी चाहिए। यदि सर्विस दाएं कोर्ट से सर्विस करता है और शटल को विरोधी टीम के दाएं विकर्ण में गिरना चाहिए, मतलब उसके अपोजिट गिरना चाहिए। आप जान सकते हैं, जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं। और अभी भी अगर लाइक नहीं किया चैनल को तो जरूर लाइक करिए, इसी लाइक के दम पे मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं। बैडमिंटन खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी 1992 में बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में और 1958 टोक्यो जापान में एक प्रदर्शन खेल के रूप में पेश किया गया था। 1958 में एक प्रदर्शन के रूप में पेश किया गया, लेकिन हमको आधिकारिक तौर पे पहली बार 1962 में पेश किया गया। कहाँ पे, एशियाई खेल में 1951 भारत से शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ बैडमिंटन का हमने कोर्ट बनाया है, आप जानते भी होंगे। अभी यहाँ पे यहाँ से बैडमिंटन की जो कोर्ट की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 13.4 मीटर होती है। मैं विधिवत दूंगा, ये साइड जो लाइन होती है वो 1.5 मीटर, या हम कह सकते हैं 0.46 मीटर, 1.5 फीट। और ये जो गैलरी होती है, ये जो गैलरी होती है, ये जो गैलरी इसकी हम बात करते हैं वो 2.5 फीट या हम 0.76 मीटर कह सकते हैं। ये वाली जो यहाँ पे, यहाँ से जो डबल्स की दिख रहा है, डबल्स का यहां से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो 8.5 फीट, 8.5 फीट यानी 2.59 मीटर ये होती है। तो ये भी वही होगा, उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 60 सर्विस की जो दूरी होती है वो 6.5 फीट होती है, या हम कह सकते हैं 1.98 मीटर। ये 6.5 फीट या 1.98 मीटर। तो ये हमको लगा आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मैं अंकन कर दिया हूं, जिसको आप सरलता से देखिएगा, मैं समझाऊं। बैडमिंटन सिंगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, इसमें हमने दे दिया फीट मीटर सब दिया है, कहीं आप कहीं से कंफ्यूज न हो। तो ये 44 फीट जिस गुणे 20 फीट, सिंगल नहीं हो, गलत है। ये ऑप्शन सी है, सिंगल के लिए पतला होता है ना, ऑप्शन सी है 44 गुणे 17 फीट, ये सही है आपका। 12.20 नहीं, सॉरी ध्यान नहीं जा रहा है, रुकिए। कैसे हो सकता है, याद तो है लेकिन मैं देखे, ये होगा 44 फीट 17 यानी 13.40 गुणे 5.8 मीटर। ये आपका सही उत्तर, ये आपका सही उत्तर। देखिए हम खुद कंफ्यूज हो गए, और एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये ऑप्शन सही है, 44 गुणे 17 फीट या 13.40 मीटर गुणे 5.18 मीटर, यानी फीट और मीटर दोनों में हम दे दिए हैं। जो है कोर्ट, ये कोर्ट है, कोर्ट को चिन्हित करने वाली रेखा, यानी जो ये रेखा जो होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, या उसको 40 mm भी बोलता है। तो ध्यान रखिएगा 4 सेंटीमीटर या 40 mm। और मार्किंग लाइन सफेद या पीले रंग की, यानी जो मार्किंग की जाती है ये सब या तो सफेद कलर से होती है या तो येलो कलर से, व्हाइट या येलो कलर से की जाती है। बैक गैलरी जो होता है, मैं बैक गैलरी की बात किया था, वो 2.5 फीट यानी 0.762 मीटर। साइड गैलरी इसको बोलते हैं, ये साइड गैलरी होता है, ये साइड गैलरी होती है, चौड़ाई 1.5 फीट यानी ये होता है, ये 1.5 मीटर या हम 0.456 मीटर कहते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे, ये हम कम शब्दों में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको दें।
बैडमिंटन डबल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? डबल्स की बात आ गई भी, वही चीज है, 44 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन चौड़ाई बढ़ जाती है, 17 से 20 हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपका सी आपका सही उत्तर है। 13.40 मीटर गुणे 6.6 मीटर या 44 गुणे 20 फीट कह सकते हैं। क्या पूछता? 60 सर्विस लाइन सेंट्रल लाइन से 6.5 मीटर, यानी सेंट्रल लाइन जो होता है, सेंट्रल लाइन से ये जो साइड जो होता है ये 6.5 मीटर होता है, जहाँ मैंने फिगर भी दिखाया, यानी 1.98 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। सर्विस एरिया जो ए व बी दो भागों में बटा होता है। हमने बताया ना कि ये सर्विस एरिया ए व बी भागों में, दो भागों में बटा होता है, इसलिए राइट और लेफ्ट कोर्ट की हम बात कर रहे थे। आइए बात करते हैं यहाँ पे डबल्स कोर्ट। जो डबल्स कोर्ट जो बीकर जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल डिस्टेंस बोलते हैं, वो कितना होता है? 14.723 मीटर यानी 48.3 फीट। किसके लिए? डबल्स के लिए। ये देखिए डबल्स है, और ये आपका सिंगल लेके बनाया है। देखिए अगर यहां से जब हम लेके चलेंगे, ये देखिए हम सिंगल कोर्ट के लिए 14.366 मीटर, 14.366 मीटर यानी हम कह सकते हैं 47.15 फीट, ये आपका सिंगल वाला है। और डबल वाला तो इस कोने से लेकर के हम इस कोने तक चले जाएंगे, हमने लिख दिया है। इसी को हम कहते हैं डायगोनल डिस्टेंस। ये उल्टा फिगर में सेट हो गया हमारा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये डायगोनल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच होता है। और सिंगल होगा तो गैलरी तो नहीं रहेगी, सिंगल में गैलरी नहीं रहती है, डबल्स में गैलरी रहती है। तो इस गैलरी के कोने से इस गैलरी के कोने से, यानी डबल्स कोर्ट की विकर्ण जो है 14.72 मीटर यानी 48.3 फीट, और सिंगल के लिए 14.366 मीटर यानी 47.15 फीट। तो ये डायगोनल डिस्टेंस की भी बात हो गई। बैडमिंटन में नेट की जो ऊंचाई पोस्ट जो खंभों पे होती है, ये वाली जो ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.55 मीटर होता है, सब जानते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हमको भी बताना है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई क्या होती है? जहां पे थोड़ा सा ये झुक जाता है ना, थोड़ा सा ये झुक जाता है, इसलिए वहां पे जो होती है 1524 मीटर, 15 यानी 5 फीट, यानी हम 5 फीट हम कह सकते हैं सेंटर में इसकी ऊंचाई होती है। तो क्लियर हो गए होंगे। यानी यहाँ पे 1.55 मीटर, यहाँ पे क्या होता है 1.524 मीटर यानी 5 फीट होता है। तो ये जो देखिए पट्टी जो होती है ना, वो सफेद होती है, और बाकी गहरे कलर का भी हो सकता है, कोई कलर हो सकता है जो दिखाई दे, विजुअल हो, लेकिन जो पट्टी होती है सफेद पट्टी होती है 75 सेंटीमीटर। अभी मैं उसके भी जिक्र करता हूँ। बैडमिंटन नेट की जो लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होती है? लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होती है? तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो सकती है लंबाई चौड़ाई गहराई? तो लंबाई है 6.10 मीटर, ये लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है ये, यानी हम कह सकते हैं ये जो होता है ये 6.10 मीटर होता है, या हम 20 फीट कह सकते हैं, या उसे 20 फीट कह सकते हैं। और इसकी जो गहराई होती है, ये जो गहराई होती है मतलब चौड़ाई हम कह सकते हैं, उसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये पॉइंट यानी 0.76 यानी ये है 0.76 होता है उसकी जो चौड़ाई होती है। यहाँ लंबाई मैंने लिख दिया 20 फीट, चौड़ाई गहराई यानी 2 फीट यानी 2.5 फीट, अगर फीट की बात करें 2.6 इंच होता है। और नेट की ऊपरी भाग जो पट्टी जो मैंने बताई, ये सफेद पट्टी दिख रहा है आपको, सफेद पट्टी दिख रहा है, सफेद पट्टी जो 75 mm यानी 75 सेंटीमीटर की हम बात करते हैं, 7.5 सेंटीमीटर यानी 75 mm चौड़ा सफेद पट्टी होता है, 75 mm चौड़ा सफेद पट्टी होता है। ये सफेद पट्टी जो होता है हमने आपको दिखाया था। बात करते हैं बैडमिंटन नेट जो रंग होता है, वो नेट उस पट्टिया की बात में सफेद, अक्सर से सफेद रंग का नेट होता है, लेकिन पट्टी तो सफेद होती है। चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर यानी 75 mm, और जो मटेरियल होता है आमतौर पर सफेद कपड़े का बना होता है। ऊंचाई नेट के किनारों पर इतना होता है 5 फीट, और ये होता है 1.2 यानी 5 फीट। यह है 5 फीट 1 इंच और 5 फीट होता है। तो मैंने इस यहाँ पे डिटेल कर दिया है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। ये यहां से लेकर के जहां तक
यानी हम कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है, ये होती है आपका 680 mm, 680 mm। यहां से यहां तक, यहां से मैंने बताया ये 680 हम कह सकते हैं mm, यानी हम कह सकते हैं 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। और बैडमिंटन जो रेट की जो अधिकतम चौड़ाई जो होती है, ये जो हम कह सकते हैं, ये अगर बात करें यहाँ ये जो लेके चले, यानी ये जो चौड़ाई होती है, ये वाली ये चौड़ाई होती है 230 mm, यानी 230 mm, यानी चौड़ाई उसकी 230 mm और लंबाई 680 mm होती है। आइए बात करते हैं। और यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट के किस भाग में शटल को मारा जाता है, देखिए फंसाएगा ये, बैडमिंटन शटल के किस भाग में शटल को मारा जाता है, चिड़िया को मारा जाता है, तो स्ट्रिंग होता है, उसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है स्ट्रिंग मारा जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर के आऊं जो आपको फंसा न पाए बोर्ड भाई, एक नंबर भी आपका महत्वपूर्ण होता है। और मैं कहूँ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, चाहे भोपाल, जिस भी स्टेट के हो आप, अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां पे ये सब पूछा नहीं जाता है। हर बारीकी से नेट जेआरएफ तक के लेवल का हमने इसमें रख दिया। यहाँ पे देखेंगे हैंडल पकड़ने के लिए जो होता है, हैंडल क्या होता है, ये जो मुठिया जिसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं हैंडल, इसको हम पकड़ने वाला। सॉफ्ट हैंडल और हेड को जोड़ने के लिए देखिएगा, ये हैंडल है ना, हैंडल और सॉफ्ट किसको बोलेंगे, सॉफ्ट। यहाँ पे जो सॉफ्ट क्या करता है, हैंडल और हेड को जोड़ता है। हेड क्या है, ये जो हेड है और ये हैंडल है, इसको जो जोड़ता है, देखिएगा यहां से ये जो जोड़ता है इसको बोलते हैं सॉफ्ट। हमने लिख दिया सॉफ्ट क्या है, हैंडल और हेड को जोड़ने के लिए सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है। थ्रोट यानी टी सॉकेट एंड टी ज्वाइंट, यह त्रिभुजाकार होता है, ये त्रिभुजाकार होता है, यहीं पे बना रहता है, ये त्रिभुजाकार होता है। देखिएगा बैडमिंटन में आप ध्यान से रखिएगा, ये त्रिभुजाकार होता है हिस्सा जो हेड और सॉफ्ट को जोड़ता है। ये देखिएगा ये होते, इसको बोलते हैं हेड, ये जो रिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हेड, और ये बोलते हैं सॉफ्ट। ये जो होता है इसी को हम, ये क्या करता है, हेड और सॉफ्ट को क्या करता है, जोड़ता है। कौन थ्रोट टी ज्वाइंट जोड़ता है। हेड स्ट्रिंग एरिया जो ओवल अंडाकार या आइसोमेट्रिक हो सकता है। जो हेड क्या होता है, यही चीजें हेड होता है, जो इसको हम कह सकते हैं। वो कैसा हो सकता है, स्ट्रिंग एरिया, जो स्ट्रिंग जहां से मारा जाता है तो वो अंडाकार होता है, अंडाकार टाइप में दिख ही रहा भाई। तो हमने यहाँ पे देखिएगा ये ब्रैकेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखा है, जो आपको कहीं ना कहीं ये उपयोगी होगा। देखिएगा भाई समय तो लगेगा लेकिन फाइनल आपको मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा यही चीजें हैं, ये जो है ये हेड होता है, और ये जो है आपका जो हेड और हैंडल को जोड़ता है इसको बोलते हैं सॉफ्ट। ये देखिएगा ये है आपका, यही है आपका सॉफ्ट, और ये है आपका थ्रोट, ये है आपका हैंडल, ये है आपका स्ट्रिंग एरिया जिससे मारते हैं, स्ट्रिंग एरिया। ये लंबाई चौड़ाई क्लियर हो गए होंगे, विजन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात है बैडमिंटन रैकेट का वजन सामान्यतः कितना होता है। बैडमिंटन ऑप्शन बी सही, 70 से 100 ग्राम होता है, 70 से 100 ग्राम होता है। और देखिए यहाँ पे मजे की बात, मैं कहा ना कि आपको फंसने नहीं दूंगा, आपको मैं डूबने नहीं दूंगा। यहाँ पे कुछ भी पूछ ले बोर्ड, उसकी औकात नहीं जो आपसे ज्यादा जानेगी। रैकेट के वजन का आकार यू श्रेणी में मापा जाता है, आकार यू श्रेणी में मापा जाता है। और देखिएगा 3U 4U 5U यानी 3 प्रकार के यू का जिक्र किया गया है, जिसमें 85 से 89 ग्राम अधिक शक्ति के लिए, मतलब अच्छे जो खिलाड़ी हैं। और 4U हम कह 80 से 84 ग्राम तेजी और नियंत्रण के लिए सबसे लोकप्रिय है ये बैडमिंटन। और 5U 75 से 79 ग्राम शुरुआती खिलाड़ियों के लिए यह उपयुक्त है। वजन लगभग 4 से 5 औंस यानी 70 से 100 ग्राम।
तो बैडमिंटन से रिलेटेड ये भी सारी जानकारी हमने आपको एक नजर में दिया, जो आपको कहीं से फंसा नहीं। और एक लाइक कर न किए हो तो कर देंगे तो अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बैडमिंटन रैकेट के फ्रेम का आकार सामान्यतः किस धातु से बना होता है? तो ये होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी रैकेट के हैंडल पे जो लपेटी जाने वाली सामग्री, ग्रिप कहते हैं, उसमें जो लपेटा जाता है। बात करते हैं बैडमिंटन शटलकॉक, चिड़िया जिसको हम कह सकते हैं, वजन इसका 4.74 से 5.5 ग्राम। पंखों की संख्या होती है 16। ये पंख अक्सर हंस के होते हैं या बत्तख के होते हैं। हंस के अधिकतर होते हैं, बत्तख, यानी दोनों ऑप्शन आ सकता है, हंस या बत्तख। पंखों की जो लंबाई है 67 से 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिएगा, ये जो पंखों की लंबाई है वो 67 से 70 सेंटीमीटर। ऊपर का जो व्यास है, ये ऊपर का जो व्यास है आप कह सकते हैं 58 से 68 mm। और कार्क का जो बेस का जो है वो 25 से, ये देखिएगा, ये जो बेस होता है 25 से 28 mm होता है। कुल चौड़ाई जो होती है 62 से 70 सेंटीमीटर, 62 से 70 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं ये। और बेस सामग्री कार्क, चमड़ा या सिंथेटिक प्रकार, जो फेदर और जो नायलॉन का, प्लास्टिक का भी बना आ रहा है, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हो रहा है। उपयोग बैडमिंटन खेल और गेंद के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारा हमने भी यहाँ डिटेल दे दिया है। जब बुक्स आप चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये सब कुछ विथ डायग्राम के साथ आपको मिलेगा। जो आप चाहें तो मतलब आप पढ़िए या नोट्स बनाइए या उसी को पढ़िए। बैडमिंटन में एक गेम कितने अंक का होता है? एक गेम, मैं आपको पता 11 लिखे तो वो भी कंफ्यूज जाएंगे। ये होता है आपका 21 अंक का। इस समय वर्तमान में बैडमिंटन 21 अंक का होता है। कब से होता है इसकी भी जिक्र कर देते हैं। बैडमिंटन में वर्तमान अंक प्रणाली कब से लागू किया गया? जो मैंने 21 की बात किया, ये कब से लागू किया गया? तो 2006 में ये लागू किया गया। कब किया गया? 2000। पुराना सिस्टम 2006 से पहले 15 अंक सर्विस ओवर का नियम होता था, 15 अंक। और नया सिस्टम अगस्त 2006 से 21 अंक प्रत्येक रैली पर अंक, रैली पॉइंट भी मिलता है। अभी रैली की भी मैं बात करूंगा। उद्देश्य खेल की गति और शक्ति को बढ़ाना, मनोरंजन सुधार करना। नोट 2026 में 3x15 के नए सिस्टम का प्रस्ताव भी चर्चा में है। अब देखा जाएगा, यानी 15 अंक का फिर से चर्चा में हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी 2006 से वर्तमान प्रणाली ये 21 अंक की चल ही रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट। यदि स्कोर 20-20 हो जाए तो जीतने के लिए कितने अंकों की बढ़त की आवश्यकता होती है? स्वाभाविक है कि 2 अंक। अभी मैं इसका खेल बताऊंगा, 2 अंक वहां पे गलत कर देंगे, तो ऑप्शन बी सही है, 2 अंक। यदि स्कोर 29-29 हो जाए तो गेम कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अगर आप ये मतलब दोनों खिलाड़ी का 29-29 अंक हो जाए तो कौन जीतेगा? जो 30वां अंक बनाएगा, यहाँ 2 की बात नहीं होगी, जो 30वां अंक बना देगा ना वही गेम जीत जाएगा। यहाँ 2 अंक का डिफरेंस नहीं है। 29 आल पर 2 अंक की बढ़त लागू नहीं होता, यहाँ पे ये लागू नहीं होता। तो इसलिए जो 30वां अंक पहले बना देगा वही विजेता हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बैडमिंटन में हर रैली के बाद अंक किसे मिलता है? हर रैली के बाद रैली जीतने वाले खिलाड़ी को अंक मिलता है। बैडमिंटन में वर्तमान रैली पॉइंट सिस्टम जो 2006 में अपनाया गया था अनुसार हर रैली के अंत में 1 अंक दिया जाता है। यह अंक उस खिलाड़ी या टीम को मिलता है जो उस विशेष रैली को जीतता है, चाहे उसने सर्विस की हो या सर्विस नहीं की हो। यानी जो सेट जीतता है उसी को 1 अंक दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 11 अंकों पर खिलाड़ियों को कितने मिनट का अंतराल, इंटरवल मिलता है? 11 अंक पे अगर इंटरवल चाहिए, मिलता ही है, तो कितने मिनट का है? ये 1 मिनट का मिलता है। अग्रणी टीम को स्कोर 11 अंक तक पहुंच जाता है, अग्रणी टीम जो सबसे पहले, तो खिलाड़ी को 60 सेकंड का ब्रेक मिलता है। प्रत्येक खेल के बाद 2 मिनट का अंतराल मिलता है। यानी जब गेम ओवर होता है तो 2 मिनट का। और 11 अंक जिसका पहले
पहुंच जाता है उसको 1 मिनट का यानी 60 सेकेंड का। बर्डी किस खेल से संबंधित है? स्वाभाविक है कि बर्डी है तो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन है बैडमिंटन से। बर्डी किस खेल से संबंधित? बर्डी शटलकॉक को कहा जाता है, वही चिड़िया को बर्डी कहा जाता है, जिसका उपयोग बैडमिंटन खेल रैकेट में मारने के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं सुदीर्मन कप किससे संबंधित है? यहाँ देखिएगा मैं फंसा रहे हैं, सुदीर्मन किससे संबंधित है? मैं तो पढ़ा रहा हूं ना तो आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम में जब आता है ना तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होता, वहां पे गलती हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा गंभीरता से पढ़िए। यह मिश्रित टीम होता है, मिश्रित मिश्रित मतलब महिला पुरुष दोनों होते हैं। मिश्रित स्थापना 1889 में। यह जो इंडोनेशिया बैडमिंटन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डिक सुदीर्मन के नाम पर रखा गया है और विजेता अब तक केवल 3 देश, यानी सुदीर्मन कप के विजेता अब तक केवल 3 ही देश हैं। कौन है? इंडोनेशिया है, कोरिया है और चीन ने खिताब जीता है। 1995 से चीन का इस टूर्नामेंट पे पूरी तरह से कब्जा है या दबदबा हम कह सकते हैं। सुदीर्मन कप, सुदीर्मन कप बहुत बड़ा कप है। उबेर कप का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये भी जानते हैं, उबेर लिख दिया है, बेट्टी उबेर, बेट्टा उबेर, सट्टा उबेर दे दे तो भी वो कंफ्यूज रहेंगे। हमने यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पाला है, बेट्टी उबेर। और मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको कितना दे दिया जाए, क्योंकि मैं भी वहां से आता हूं, मैं भी बोर होता हूं। अगर कोई किसी का क्लास में भी अगर देखता हूं तो घुमाता है बहुत इधर, तो मैं भी बोर होता हूं, इसलिए मैं कभी घुमाता नहीं। बेट्टी उबेर इंग्लैंड की प्रसिद्ध महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी। उद्घाटन 1956-57 में, वही मैं बताया 56-57, 56 हो 57 ना हो तो 56, आप ध्यान रखिएगा वहां क्या लगाना। प्रतियोगिता यह महिला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है। अवधि 1984 से यह हर 2 साल में आयोजित की जा रही है। निर्माता इसे लंदन के प्रसिद्ध चांदी शिल्पकार जो मैपिन एंड वेव द्वारा इस कप को बनाया गया था, जो देख रहे हैं। चीन इस टूर्नामेंट सबसे सफल देश है, सबसे ज्यादा चीन इस टूर्नामेंट को जीता है। देखिए चांदी का बनाया है जिसपे बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन लेकर के खेल के पोजीशन में खड़ा, इसी कहते हैं उबेर कप। बात करते हैं शुरुआत 2018 में BWF वर्ल्ड टूर प्रारंभ हुआ। वर्ल्ड टूर प्रारंभ हुआ, वर्ल्ड टूर की मैं बात कर रहा था अभी। पूरा आयोजन ये 2018 से वर्ल्ड टूर का शुरुआत किया गया, 2018 से। यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन उद्देश्य क्या? अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग और प्रतियोगिता, ऊपर से नीचे का क्रम, यानी जो सबसे अच्छे अंक के प्राप्त खिलाड़ी होते हैं ये सुपर 1000 में, और कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं जो सुपर 1000 में उन्हीं प्रतियोगिताओं को रखा गया है। और सुपर 750, सुपर 500, सुपर 300 और सुपर 200। कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि अगर इसमें दे दिया, ये सब दे दिया, एक विकल्प दे दिया सुपर 200, यानी हम कह सकते हैं सुपर 200 दे दिया, इनमें से कौन नहीं है? तो अब जाने रहेंगे ना, ये 600 दे दिया, 200 दे दिया, कौन नहीं है? यानी हम कहते हैं वर्ल्ड टूर के अंतर्गत इनमें से सुपर कौन नहीं है? तो 200 तो नहीं है, 600 तो नहीं है, 700 तो नहीं है, 900 तो नहीं है, तो है कौन? 1000, 750, 500, 300 और 100। ये ऊपर से नीचे का एक क्रम होता है। जितना उच्च स्तर का होगा उतने ही रैंकिंग अंक और पुरस्कार राशि मिलती है। जितना ही ज्यादा अगर 1000 वाला में अगर है आप, उसमें वर्ल्ड टूर वाले में है जो 8 खिलाड़ी होते हैं, उसका पुरस्कार तो मत पूछिए, जगह नहीं होगा रखने के लिए। बात करते हैं सुपर 1000 स्तर, क्योंकि हम लोग मास्टर है ना, मास्टर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो सपना तो हम लोग से बहुत दूर है। सुपर 1000 स्तर की जो प्रमुख प्रतियोगिता है, सुपर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1899 में इंग्लैंड में जो स्थापना होती, ये सुपर 1000 के अंतर्गत आता है। और चाइना ओपन जो है वो भी आता है, और इंडोनेशिया ओपन ये भी आता है, और मलेशिया ओपन, ये चारों जो प्रतियोगिताएं हैं वो सुपर 1000 के अंतर्गत आता। पूछ देगा, अगर नाम दे देगा सुपर 1000 के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं है, तो जाने रहेंगे तब ना आप बताएंगे। हम हालांकि पता नहीं पूछेगा कि नहीं, लेकिन हमने एक बार हम पढ़ रहे थे सुपर सुपर सुपर, तो हमने कहा अच्छा इसको देखते हैं भाई। देखिए कोई भी, मैं भी बीट किया हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता सारे गेम का मैं एक्सपर्ट हूं भाई। हर व्यक्ति कुछ गेम का एक्सपर्ट होता है, बाकी पढ़ता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, हर गेम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है।
तब यहाँ पे सुपर 750 इंडियन ओपन भारत, और जापान ओपन जापान, और क्या है डेनमार्क ओपन डेनमार्क, हम कह सकते हैं फ्रेंच ओपन फ्रांस, और चाइना मास्टर्स चीन। यानी हम कह सकते हैं ये सुपर 750 के अंतर्गत एक प्रतियोगिताएं आती है। आइए बात करते हैं, और ये प्रतियोगिताएं अधिकतर सुपर 500 के अंतर्गत शामिल होती है। यह है इंडोनेशिया मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स, और हांगकांग ओपन, और कोरिया ओपन, और सिंगापुर ओपन, और थाईलैंड ओपन, ये सब किसमें आती है सुपर 500 के अंतर्गत आती है। हालांकि सबका मैंने दे नहीं पाया हूं, परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि ऑल इंग्लैंड किसमें है, तो सुपर 1000 में, इंडियन ओपन कितने 750 में, इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 में, और शायद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में, और ओडिशा ओपन सुपर 100 में। वर्ल्ड टूर फाइनल सीजन के अंतिम जो प्रतियोगिताएं होती है जिसमें केवल 8 खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड टूर फाइनल्स। तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स में केवल 8 खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। बैडमिंटन में सुपर 750 क्या, इस तरह से पूछता तो क्या बताएंगे, तो टूर्नामेंट का जो स्तर एक रैंकिंग अंक होता है वही सुपर 700 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। मैं लग रहा है आपको बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो धीमा कर लीजिएगा, धीमा पढ़ा रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में कितना आपको दे दूं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि कम समय में कितना मैं आपसे ले लूं। बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर क्या है, ये क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की एक श्रृंखला है, और सीजन के अंत में केवल 8 खिलाड़ी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में खेलते हैं। हमने कई बार इसका जिक्र किया, ये देखिएगा बैडमिंटन में सीजन के अंत में 8 खिलाड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स। घुमा करके मैं कई बार इधर का उधर दिया ताकि आप फंस न पाए भाई। वर्ल्ड टूर सीजन खिलाड़ी द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर शेष 8 खिलाड़ियों को जोड़ी क्वालिफाई करते हैं, और वे सीजन का अंतिम टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल में भाग लेते हैं। यह सीजन समापन क्लोजिंग दिन होता है, मैंने स्टार्टिंग में इसको दिया था, इसको आप मैं क्या आप दोबारा बताऊं ज्यादा। थॉमस कप, उबर कप और सुदीर्मन कप किस प्रकार की प्रतियोगिता है, इस तरह से पूछ दिया, इसमें कौन सी प्रतियोगिता है बताइए, तो क्या है टीम चैंपियंस है। यह न 1000 में आता है, न 750 में आता है, न 500 में आता है, न 300 में आता है, ये क्या है टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। ये किसी सुपर में शामिल नहीं किया जाता है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, इन्हें सुपर सीरीज स्तरों में नहीं रखा जाता है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को बनाया है, जिससे कि आप कहीं कंफ्यूज हो करके बड़का बड़का प्रतियोगिता है तो कहीं 1000 में ये 100 लिख दिए हैं, 1000 में आप न शामिल कर दें, 100 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जब वो गलत उत्तर है। नेक्स्ट, बैडमिंटन में सुपर 750 किससे संबंधित है, तो व्यक्तिगत वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट से संबंधित है। व्यक्तिगत, यहाँ पे सुपर 750 वर्ल्ड टूर का स्तर है जो व्यक्तिगत प्रतियोगिता के लिए होता है, 9 की ट्रॉफी के लिए होता है, व्यक्तिगत प्रतियोगिता 9 की ट्रॉफी के लिए। आप बात करते हैं यहाँ पे BWF वर्ल्ड टूर स्तरों के पूर्ण सही क्रम, ये भी पूछता है कि इसके सही क्रम लगाइए, सही क्रम, क्योंकि ऊपर से लगता है नीचे से नहीं लगता, तो ये 1750, 500, 300, 100 ऑप्शन ये आपका सही है। जब आप जाने रहेंगे ना कौन कौन, यहाँ देखिए इसमें घालमेल कर दिया है, यहाँ पे देखिएगा 750, मतलब सीरियस नहीं, सीरियल नहीं ना, ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं होता, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बात करते हैं सुपर 1000 की प्रमुख जो प्रतियोगिताएं हैं, एक बार हुआ था, दोबारा आ गया है, पेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता, इतना ज्यादा प्रश्न का संग्रह करना पड़ता है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफी कप की बात करते हैं। रहमतुल्ला कप राष्ट्रीय जो टीम पुरुष 1934 में इसकी स्थापना, चड्ढा कप राष्ट्रीय टीम महिला है, विकास ट्रॉफी वाला चैलेंज कप राष्ट्रीय पुरुष 1937 में, ओलंपिक चैलेंज कप बैडमिंटन से, नारंग कप राष्ट्रीय जूनियर टीम पुरुष के लिए, शफी कुरैशी कप राष्ट्रीय जूनियर टीम महिला के लिए, अमृत दीवान कप और टूकू अब्दुल रहमान कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफी है, जो एक नजर में मैं आपको बहुत सारा, इनमें से कौन सा मिक्स डबल्स प्रतियोगिता है, मिक्स डबल प्रतियोगिता इसमें, तो मैंने आपको बताया था सुदीर्मन कप जो इंडोनेशिया की है, ये आपका सुदीर्मन कप मिक्स डबल है। 505 विश्व कप बैडमिंटन से, कोनिका कप बैडमिंटन से, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन से, कई बार आ गया, आपको मैं रटा ही दूंगा। बैडमिंटन में तेज और नीचे की ओर मारा गया शॉट क्या कहलाता है, बड़ी तेजी से मारा और नीचे क्या कहते हैं, इसको स्मैश कहते हैं। ऑप्शन सी सही आपका, स्मैश कहते हैं। नेट के पास हल्का गिराया जाता है, ड्रॉप्स, यानी नेट के पास
ऐसे धीरे से गिरा दिया जाए उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। जैसे अखिया में दवाइयाँ डाला जाता है धीरे से और गिर जाता है टप से, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। और जब स्कोर 20-20 हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्यूस। दोनों खिलाड़ी का अंक 20-20 हो जाता है उसे ड्यूस बोलते हैं। और ड्यूस की स्थिति में 2 अंकों की बढ़त की जीत। 20 है तो जो पहले 22 बना देगा वो ही विजेता होगा। और बेस लाइन कोर्ट के अंतिम, यानी हम कह सकते हैं ये कोर्ट है ना, ये कोर्ट है, तो ये जो होता है, ये लाइन जो होता है, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, या ये जो होता है आपका साइड लाइन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बताए हैं। बैडमिंटन में जो क्लियर क्या होता है, क्लियर क्या होता है, क्लियर क्लियर तो ऊंचा और पीछे की ओर मारा जाता है। ऊंचा यानी बहुत ऊंचा और खिलाड़ी के पीछे यानी कोर्ट के नीचे अंदर ही गिर जाए उसको हम बोलते हैं क्लियर। क्लियर का उपयोग शटल कॉक की प्रतिद्वंदी के पीछे भेजने के लिए किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्लियर। इस शब्दावलियां भाई, और पूछते तो क्या करेंगे जब जाने नहीं रहेंगे। तो बात करते हैं बैडमिंटन में जो जो बर्डी है वो किसे कहा जाता है, शटल कॉक को जाता है। अब जानते कई बार हो गए जब दोनों खिलाड़ी शटल कॉक मारते रहते हैं उसे रैली कहते हैं। देखिएगा जब दोनों खिलाड़ी लगातार शटल कॉक को मारते हैं दोनों खिलाड़ी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैली बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैली। नेक्स्ट चलते हैं बैडमिंटन में विस्फोटक शक्ति। देखिएगा कुछ परीक्षण और मापन की भी बात करें। विस्फोटक शक्ति जो मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो यह है आपका सर्जेंट वर्टिकल जंप। जैसे हमने बताया था सर्जेंट वर्टिकल जंप, यह विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। और सर्जेंट वर्टिकल जंप टेस्ट का विकास डडली एलन सर्जेंट ने कब किया था, 1921 में किया था। डडली एलन सर्जेंट ने कौन किया था, सर्जेंट जंप का यह परीक्षण किया था। नेक्स्ट आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो लुसियन बुरोहा, अभी मैंने आपको बताया लुसियन बुरोहा 1942-43 उनके सहयोगियों द्वारा हृदय संबंधी सहन शक्ति में इसका जो हार्वर्ड टेस्ट स्टेप किया जाता है। अभी मैं हार्वर्ड टेस्ट पे हमने मेंस के लिए भी अभी दिया हूं। देखिए 50 मीटर इसमें यह गति को मापता है। शटल रन टेस्ट यह चपलता को मापता, शटल रन टेस्ट को मापता है। ये क्या है, मापता है जो एग्लिटी को मापता है, जो ल्यूक लेंगर और उनके सहयोगियों द्वारा 1980 में विकसित किया गया था। यानी शटल रन जो मापक है ल्यूक लेगर ने इसको मतलब विकसित किया था, इसी को हम कहते हैं चपलता के लिए मापता है। नेक्स्ट बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट की शुद्धता मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ड्रॉप शॉट की शुद्धता मापने के लिए ड्रॉप शॉट टेस्ट, वो सिंपल सी बात है। बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट अन्य कौशल की सटीकता को मापने के लिए जो पैट्रिसिया जो वेस्नर द्वारा 1972 में दिया गया, जो पैट्रिसिया वेस्नर है उन्होंने ही ड्रॉप शॉट की शुद्धता को मापने के लिए 1972 में यह दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट नेट के पास नियंत्रण, नेट जो कंट्रोल जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो नेट शॉट टेस्ट। नेट शॉट टेस्ट बैडमिंटन में ऊंचा और लंबे शॉट की दक्षता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो क्लियर टेस्ट। ये दूसरी चीज है, बैडमिंटन में ऊंचे और लंबे शॉट, मैंने कहा ऊंचे और लंबे शॉट पिछवा गिरा दिया जाता है अंक प्राप्त करने के लिए, उसी को क्लियर टेस्ट बोलते हैं। क्लियर क्या होता है, मैंने बताया ना कि ऊंचा पीछे गिरा है ना, क्लियर होता है, तो ही होता है क्लियर टेस्ट, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय 1899 वाला वही बैटू वाला कौन जीते हैं, बताएंगे कोई, नहीं बताएंगे, तो ये है आपका प्रकाश पादुकोण। ऑप्शन आपका बी सही है, प्रकाश पादुकोण 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। और पुलेला फंस गया, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, मैं डिस्टर्ब हो गया था। आइए बात करते हैं ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है, तो जानते हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक कांस्य पदक महिला जो एकल में वो जीत करके भारत का नाम रोशन की थी। और पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक 2016 रियो ओलंपिक में रजत और सिल्वर यानी दोनों पदक आपके द्वारा जीता गया था। और 2020 जो है टोक्यो ओलंपिक में यानी पीवी सिंधु ने यहाँ पे
रजत यानी सिल्वर और कांस्य हम 2020 में आपके द्वारा जीता गया था। तो 2 ओलंपिक में बैडमिंटन में जीतने वाली जो महिला है वो पीवी सिंधु है। पहला जो पदक जीतने वाली है वो साइना नेहवाल है। विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी है? तो ये है आपकी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 19 में स्विट्जरलैंड के जो वासेल में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत करके यह उपलब्धि हासिल की थी। और साइना नेहवाल विश्व चैंपियनशिप के फाइनल 2015 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी, लेकिन खिताब जीतने वाली पहली खिताबी पीवी सिंधु है। देखिएगा यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल कर दिया है। अब बात करते हैं कि विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी, विश्व चैंपियन में बैडमिंटन की बात मैं कर रहा हूं, तो ये हैं बी साई प्रणीत जी हैं विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जो किदाम्बी श्रीकांत खिलाड़ी श्रीकांत जी हैं। ये हैं विश्व चैंपियन में रजत जीतने वाले, विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाले की मैंने बात किया कि बी साई जो प्रणीत है ये है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं। मैं भी ब्रह्मा नहीं हूं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, इतना ज्यादा दिमाग कहीं हो जाता है, तो इसलिए अगर कहीं आपको लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट में जरूर करें। खिलाड़ी की सहन शक्ति मापने के लिए जो कूपर टेस्ट किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 1968 में, यानी जो है कूपर 12 मिनट पैदल रन टेस्ट का जो परीक्षण हुआ था वो जो 1968 में हुआ था। बात करते हैं कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी का कुछ नाम है, जैसे प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, सात्विक रेड्डी है, चिराग शेट्टी, ज्वाला गुट्टा, अश्विन बोपन्ना, ये सब कुछ भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं विश्व के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, जो यहाँ पे लिन लैंड है, ली चोंग है, विक्टर एक्सलेसन है, तौफिक हिदायत है और कैरोलिना मारिन है। ये सब उनके देश सामने लिखा हुआ जो आपको हमने यहाँ बताया। कभी पूछता है इसलिए मैंने बताया। बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची है, पीडीएफ अगर ले लेंगे। आज कुछ डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम। यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं कि गोपीचंद के कुछ अन्य पुरस्कार। गोपीचंद को 2001 में देश के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद इस समय कहा जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार 1999 में, पद्म श्री 2005 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2009 में, पद्म विभूषण से 2014 में पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले माना जाता था, लेकिन अब उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी 6 अगस्त 2021 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइना नेहवाल से संबंधित कुछ बातें। साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार 2009 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 2010 में और पद्म श्री से उन्हें 2010 में सम्मानित किया गया। अब पीवी सिंधु की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2013 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में और अन्य पुरस्कार उन्हें 2015 में पद्म श्री से और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को अर्जुन पुरस्कार 2020 में, चिराग शेट्टी के साथ सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनने के लिए, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर रहने के लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मेजर ध्यानचंद से इनको सम्मानित किया गया, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2004 पुरस्कार कुछ बैडमिंटन कोच को दिया गया। पुलेला गोपीचंद को 2009 में, एस एम आरिफ को 2000 में और गौरव खन्ना 2020 में, विमल कुमार को 2019 में, एस मुरलीधरन 2024 में, जी एस वी प्रसाद को 2017 में द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको होली के बाद उपलब्ध करा दूंगा। अगर कल समय मिलता तो दे पाऊंगा, अन्यथा इस होली के बाद ही मिलेगा। और देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
धन्यवाद। थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, मैं डिस्टर्ब हो गया था। आइए बात करते हैं, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है, तो जानते हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक कांस्य पदक महिला जो एकल में वो जीत करके भारत का नाम रोशन की थी। और पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक 2016 रियो ओलंपिक में रजत और सिल्वर यानी दोनों पदक आपके द्वारा जीता गया था। और 2020 जो है टोक्यो ओलंपिक में यानी पीवी सिंधु ने यहाँ पे रजत यानी सिल्वर और कांस्य हम 2020 में आपके द्वारा जीता गया था। तो 2 ओलंपिक में बैडमिंटन में जीतने वाली जो महिला है वो पीवी सिंधु है। पहला जो पदक जीतने वाली है वो साइना नेहवाल है। विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी है, तो ये है आपकी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 19 में स्विट्जरलैंड के जो वासेल में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत करके यह उपलब्धि हासिल की थी। और साइना नेहवाल विश्व चैंपियनशिप के फाइनल 2015 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी, लेकिन खिताब जीतने वाली पहली खिताबी पीवी सिंधु है। देखिएगा यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल कर दिया है। अब बात करते हैं कि विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी। विश्व चैंपियन में बैडमिंटन की बात मैं कर रहा हूं तो ये हैं बी साई प्रणीत जी हैं विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जो किदाम्बी श्रीकांत खिलाड़ी श्रीकांत जी हैं। ये हैं विश्व चैंपियन में रजत जीतने वाले, विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाले की मैंने बात किया कि बी साई जो प्रणीत है ये है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं। मैं भी ब्रह्मा नहीं हूं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, इतना ज्यादा दिमाग कहीं हो जाता है, तो इसलिए अगर कहीं आपको लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट में जरूर करें। खिलाड़ी की सहन शक्ति मापने के लिए जो कूपर टेस्ट किस वर्ष विकसित किया गया था, तो 1968 में यानी जो है कूपर 12 मिनट पैदल रन टेस्ट का जो परीक्षण हुआ था वो जो 1968 में हुआ था। बात करते हैं कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी का कुछ नाम है, जैसे प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, सात्विक रेड्डी है, चिराग शेट्टी, ज्वाला गुट्टा, अश्विन बोपन्ना, ये सब कुछ भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं विश्व के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जो यहाँ पे लिन लैंड है, ली चोंग है, विक्टर एक्सलेसन है, तौफिक हिदायत है और कैरोलिना मारिन है। ये सब उनके देश सामने लिखा हुआ जो आपको हमने यहाँ बताया। कभी पूछता है इसलिए मैंने बताया। बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची है, पीडीएफ अगर ले लेंगे। आज कुछ डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम। यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं कि गोपीचंद के कुछ अन्य पुरस्कार। गोपीचंद को 2001 में देश के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद इस समय कहा जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार 1999 में, पद्म श्री 2005 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2009 में, पद्म विभूषण से 2014 में पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले माना जाता था, लेकिन अब उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी 6 अगस्त 2021 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइना नेहवाल से संबंधित कुछ बातें। साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार 2009 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 2010 में और पद्म श्री से उन्हें 2010 में सम्मानित किया गया। अब पीवी सिंधु की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2013 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में और अन्य पुरस्कार उन्हें 2015 में पद्म श्री से और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को अर्जुन पुरस्कार 2020 में, चिराग शेट्टी के साथ
सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनने के लिए। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर रहने के लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद से इनको सम्मानित किया गया, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2004 पुरस्कार कुछ बैडमिंटन कोच को दिया गया, पुलेला गोपीचंद को 2009 में, एस एम आरिफ को 2000 में और गौरव खन्ना 2020 में, विमल कुमार को 2019 में, एस मुरलीधरन 2024 में, जी एस वी प्रसाद को 2017 में द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको होली के बाद उपलब्ध करा दूंगा। अगर कल समय मिलता तो दे पाऊंगा, अन्यथा इस होली के बाद ही मिलेगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।